नमस्कार दोस्तों, मैं जय कुमार आपके अपने क्लब एजुकेशन चैनल पे एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि ये मेरा वीडियो केवीएस पीआरटी के लिए चल रहा है, तो आइए बने रहिए वीडियो के अंत तक। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए। तो दोस्तों आइए देखते हैं व्याकरण से संबंधित प्रश्न। इसमें कुछ प्रश्न साहित्य से भी हैं, लेकिन खासकर व्याकरण से संबंधित है, जो कि इस केवीएस पीआरटी में पूछने की संभावना है। तो देखते हैं पहला प्रश्न, निम्न में से कौन सा अर्धस्वर कहलाता है? तो कौन सा अर्धस्वर है? य है, म है, र है या फिर ल है? तो बताना है कौन सा अर्धस्वर है। तो इसमें य है अर्धस्वर, य, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है। तो भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है? क्या वो शब्द है, पद है, ध्वनि है या वाक्य है? तो बताना है कौन सी सार्थक इकाई है। तो सार्थक लघुत्तम इकाई पूछा है तो शब्द होगा। अगर सार्थक नहीं रहता, बस लघुत्तम पूछता तो ध्वनि होता, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही होगा, शब्द। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 3, गोधूम शब्द है। तो गोधूम शब्द किस प्रकार का है? क्या वह देशज है, विदेशी है, तत्सम है या तद्भव है? तो बताना है किस प्रकार का शब्द है ये गोधूम। तो यह तत्सम शब्द है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। गोधूम का अर्थ गेहूं होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, प्रश्नवाचक चिन्ह को पहचानिए। तो प्रश्नवाचक चिन्ह को पहचानना है, आपको पता ही होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह बी है, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 5, संकीर्ण का विलोम है। तो संकीर्ण का विलोम क्या होता है? क्या संक्षेप होता है, विस्तार होता है, विकीर्ण होता है या विस्तीर्ण होता है? तो बताना है क्या होता है। तो संकीर्ण का विकीर्ण होता है और कहीं कहीं विस्तीर्ण भी देखने को मिलता है, तो ऑप्शन नंबर सी से होगा। आप देख लीजिए, दोनों भी होता है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 6, तद्भव शब्द है। तो तद्भव शब्द क्या है? इनमें से छांटना है, मानव, मनई, मनुष्य, मानो। तो इसमें तद्भव शब्द बताना है। तो मनई है, गांव घर की भाषा में नहीं कहते हैं मनई, एक मनई दुई मनई, तो ये ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 7, गेह शब्द का पर्यायवाची है। तो गेह शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? गृह होता है, कर्दभ होता है, व्योम होता है या फिर गाय होता है? तो गेह का विलोम होता है, पर्यायवाची शब्द है गेह यानी गृह, जिसे घर कहते हैं। गर्दभ का गधा होता है, जिसे वैशाख नंदन भी कहते हैं। गाय तो जानते ही हैं। व्योम का आकाश होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, गेह का गृह। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, कम बोलने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? जो कम बोलते हैं उनके लिए एक शब्द में उन्हें क्या कहा जाता है? क्या मितभाषी कहा जाता है, वाचाल कहा जाता है, चपल कहा जाता है या फिर मूर्ख कहा जाता है? तो बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो कम बोलने वालों को मितभाषी कहते हैं, ज़्यादा बोलने वालों को वाचाल कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, मितभाषी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं लगा है? तो ई किस में नहीं है? तो तेली में, रंगीला में, माली में, अलबेली में। तो आपको जैसा कि दिख ही रहा है कि रंगीला में ई प्रत्यय नहीं है, आ प्रत्यय है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 10, एकमात्र सहारा के लिए कौन सा मुहावरा उपयुक्त है? एकमात्र सहारा के लिए मतलब कौन सा मुहावरा उपयुक्त है? क्या आंखों का तारा, नाक का बाल, अंधे की लाठी या फिर आंखें बिछाना? तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा प्रश्न नंबर 10 का? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अंधे की लाठी एकमात्र सहारा होना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, यद्यपि शब्द का संधि विच्छेद है। तो यद्यपि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? यदिदनपि, यद्यधनपि, यद्यदनपि या फिर यदिदनपि? तो बस बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यदिधनअपि होता है, ई को यह हो जाता है, तो यहाँ पे यद्यपि में यण संधि होगा, यद्यपि, ई को यण अची, ई का य, उ का व, री का र, री का ल हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा।
आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 12। चौराहा शब्द में समास है, तो चौराहा शब्द में कौन सा समास होता है? क्या द्वंद्व समास है, कर्मधारय समास है, द्वंद्व समास है, द्विगु या फिर अव्ययी? तो इसमें चौराहा है जो चार राहों का समूह कहा जाता है, इसमें तो गिनती आ रही है, तो इसमें द्विगु समास होगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 13। जहाँ वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है उनमें कौन सा अलंकार होता है? जहाँ वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो क्या यमक होता है, श्लेष होता है, अनुप्रास या फिर उत्प्रेक्षा? तो बताया है कि वर्णों की आवृत्ति, तो वर्णों की आवृत्ति अनुप्रास अलंकार में होता है, जैसे दमके, दतिया, दुति, दामिनीजों में द की आवृत्ति कई बार हुई है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 14। किस रस का अस्थायी भाव निर्वेद होता है? तो किस रस का अस्थायी भाव निर्वेद होता है? क्या भक्ति रस का, शांत रस का, वात्सल्य का या फिर श्रृंगार का? बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, शांत रस का अस्थायी भाव निर्वेद होता है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 16 है, गुल्म का तात्पर्य क्या है? तो गुल्म का तात्पर्य क्या होता है? तो बताना है गुल्म का तात्पर्य। क्या फूल होता है, झाड़ होता है, फल होता है या फिर गुच्छा होता है? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो गुल्म का पर्याय होता है झाड़, झाड़ होता है, झाड़, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, तो इनमें से शुद्ध शब्द को बताना है कौन सा शुद्ध शब्द है? जीजीविषा या जीजीविषा या जीजीविषा या फिर जीजीविषा? तो बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो 17 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। देख लीजिए ध्यान से जीजीविषा कैसे लिखा जाता है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 है, मित्र का भाववाचक है, तो मित्र का भाववाचक क्या होता है? बंधुता होता है, ये तो बंधु का बंधुता होता है। मीत होता है, ये भी नहीं होगा। मित्रता या फिर शत्रुता? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, मित्रता, मीत का मित्रता। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? क्या प्रश्नवाचक है, निश्चयवाचक है, निजवाचक है या फिर संबंधवाचक है? तो इसमें कौन सा सर्वनाम है बताना है। तो इसमें निजवाचक सर्वनाम है, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि वह अपने आप काम कर लेता है तो निजता का बोध हो रहा है, तो यहाँ निजवाचक होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 है, मीरा जोर से हंसी, यह वाक्य किस क्रिया का समुचित उदाहरण है? तो मीरा जोर से हंसी क्या अकर्मक है, प्रेरणार्थक है, द्विकर्मक है या सकर्मक है? तो बताना है इसमें कौन सा उदाहरण है। तो इसमें अकर्मक है, हंसना कोई कर्म नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। इस गाय का दूध बहुत मीठा है, इस वाक्य में प्रविशेषण बताना है। तो इस गाय का दूध बहुत मीठा है, क्या है? बहुत मीठा है, मीठा तो है लेकिन बहुत मीठा है, तो यही इसका विशेषता बता रहा है। तो 21 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा, बहुत। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 22। कवि का स्त्रीलिंग शब्द है, तो कवि का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? क्या कवि है, कवयित्री है, कवयित्री है या कवियत्री है? तो बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो कवि का कवयित्री होता है, देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। लिखते कैसे हैं, आइए देखते हैं कैसे लिखते हैं, क व ई त्री, ऐसे लिखते हैं कवयित्री, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे देखते हैं दोस्तों, आज का जो प्रैक्टिस सेट है काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा, एक भी प्रश्न स्किप मत करिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 23। मुझसे उठा नहीं गया, मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में कौन सा वाच्य है?
तो बताना है कि मुझसे उठा नहीं गया। तो इसमें कौन सा वाच्य कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य या भाववाच्य, या इनमें से कोई नहीं। पिछली वीडियो में मैंने इससे संबंधित प्रश्नों को कराया था, तो आपको याद होगा कि इसमें भाववाच्य है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। चिंतामणि के रचयिता हैं। तो चिंतामणि किसकी रचना है बताना है। क्या रामचंद्र शुक्ल जयशंकर प्रसाद जी की है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है, या फिर हरिऔध जी का। तो ये तो मेरे मुँह से पहले ही निकल गया था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का चिंतामणि है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 25। कौन सा नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नहीं है। तो बताना है कौन सा इनकी रचना नाटक नहीं है। तो भारत दुर्दशा, स्वर्ण विहार, अंधेर नगरी, या चंद्रावली नाटिका। तो कौन सा नहीं है। 3 रचनाएं तो इन्हीं की है, एक तो बताना है कौन इसकी नहीं है। तो ये स्वर्ण विहार है जो भारतेंदु जी की नाटक नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। कौन सा व्यंजन त वर्ग का नहीं है। तो त वर्ग का नहीं है तो क्या आता है, त थ द ध न। त थ द ध न, ये 3 तो हैं त वर्ग के, लेकिन म नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, म। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28 देखते हैं। प्रश्न नंबर 28 से लेखन कौशल से संबंधित नहीं है। तो लेखन कौशल से संबंधित क्या नहीं है, यही बताना है। विषय वस्तु को स्पष्ट व तार्किक रूप से संगठित करना, लेख को कुशलतापूर्वक लिखना, व्याकरण का सही उपयोग करना, या विचारों के बीच परस्पर संबंध स्थापित न करना। तो क्या होगा, लेखन कौशल से संबंधित नहीं है। तो यहाँ भी नहीं दिया है, क्योंकि यहाँ न ही न रहता तो ये ऑप्शन भी सही रहता, लेकिन ऑप्शन नंबर डी गलत है, और इसलिए ऑप्शन नंबर सी डी सही होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 29। गौरव गाथा, गौरव गाथा इन दोनों शब्दों के बीच लगा चिन्ह क्या कहलाता है। तो गौरव गाथा जो शब्द है, इन दोनों के बीच ये जो चिन्ह है, इसे क्या कहते हैं। क्या लाघव चिन्ह कहते हैं, हंसपद चिन्ह कहते हैं, योजक चिन्ह कहते हैं, या फिर अवतरण चिन्ह कहते हैं। तो बताना है इसे क्या कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, योजक चिन्ह। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। संस्कृत के मूल शब्द जो हिंदी भाषा में प्रचलित हैं वे कहलाते हैं। क्या तद्भव कहलाते हैं, विदेशी कहलाते हैं, तत्सम कहलाते हैं, या फिर देशज कहलाते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं, जो संस्कृत से हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयोग किए जाते हैं। आगे देखते हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी में कारक के कितने भेद माने जाते हैं। तो हिंदी में कारक के कितने भेद माने जाते हैं बताना है। क्या 8 है, 14 है, 7 है, या फिर 10 है। तो हिंदी में कारक के 8 भेद माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 8 भेद। अगला प्रश्न है, धनुष टंकार का संधि विच्छेद होगा। तो धनुष टंकार का सही संधि विच्छेद क्या होगा। धनुष धन टंकार, धनुष धन टंकार, धनु धन टंकार, या फिर धनुष धन टंकार। तो बताना है बी में कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें धनु धन टंकार सही होगा, ऑप्शन नंबर सी विसर्ग संधि। आगे देखते हैं। नेत्रहीन किस समास का उदाहरण है। नेत्रहीन जो है यह किस समास का उदाहरण है बताना है। क्या द्वंद्व का है, कर्मधारय का, बहुव्रीहि का, या फिर तत्पुरुष। तो कहते हैं नेत्र से हीन यानी तत्पुरुष समास। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है, सकाम का विलोम है। तो सकाम का विलोम क्या होता है। सुकर्म होता है, निष्काम होता है, समादृत होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सकाम का निष्काम होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का सही अर्थ है। तो मुट्ठी गर्म करना का सही अर्थ क्या होगा मुहावरे का। तो वेतन देना, रिश्वत देना, लालच देना, या फिर कर्ज देना। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, रिश्वत देना।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। ट वर्ग का उच्चारण स्थान है। तो ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? कठोर तालु, ओष्ठ, मूर्धा या फिर दंत। तो बताना है कि क्या होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, मूर्धा। मूर्धा से इसका उच्चारण स्थान है ट का। आगे देखते हैं, इसका सूत्र भी है ऋतु रसाणाम मूर्धा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। हिंदी में कितने लिंगों का प्रयोग होता है? तो हिंदी में कितने लिंगों का प्रयोग होता है? एक लिंग का, दो लिंगों का, तीन का या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हिंदी में दो लिंग होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। जाह्नवी शब्द का पर्याय है। तो जाह्नवी शब्द का पर्याय क्या है? कुमुदिनी है, रश्मि है, नलिनी है या फिर मंदाकिनी है। तो बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, मंदाकिनी। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 9। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटिए। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटना है यानी, अनधिकार, प्रतिज्ञा, आशीर्वाद। तो इसमें बताना है जो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, प्रतिज्ञा। बल्कि ये यानी ऐसे नहीं लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा यानी। और अनधिकार में जो ये न की आ की मात्रा है ये नहीं रहेगा, और आशीर्वाद में जो रेफ है वो पे लगा रहेगा, और इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा, प्रतिज्ञा सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। मेरा कुत्ता काला है, इस वाक्य में काला शब्द है। तो काला शब्द क्या है? सर्वनाम है, संज्ञा है, विशेषण है या क्रिया है। तो इसमें बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो कुत्ता काला है, तो यह इसकी विशेषता है कि यह कुत्ता काला है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, विशेषण। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। मैं अपना सिर खुजलाता हूँ, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? मैं अपना सिर खुजलाता हूँ, इसमें कौन सी क्रिया है? क्या अकर्मक है, सकर्मक है, अकर्मक सकर्मक दोनों है या इनमें से कोई नहीं। तो बताना है कौन सा है। तो यह सकर्मक है, क्योंकि वो खुजा रहा है, कुछ काम कर रहा है, अपने सिर में खुजला रहा है। ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 12। आंखें दिखाना मुहावरे किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? आंखें दिखाना यह मुहावरा किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? क्या लज्जित होना, स्वागत करना, सावधान करना या फिर क्रोध से देखना। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? आंखें दिखाना का अर्थ क्या होता है? तो आंखें दिखाना का अर्थ होता है क्रोध से देखना। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। पाकिट मार। पाकिट मार शब्द में कौन सा समास है? तो समास बताना है, अव्ययीभाव समास है, तत्पुरुष, कर्मधारय या फिर द्वंद्व। पाकिट को मारने वाला यानी पाकिट मारने वाला, उसको क्या उसमें कौन सा समास होगा? तो उसमें तत्पुरुष समास होगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 14। कोप शब्द का पर्यायवाची शब्द है। जो कोप है इसका पर्याय क्या होता है? अवितत होता है, कृतांत होता है, अमर्ष होता है या फिर मृषा होता है। तो क्या होगा इसमें? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अमर्ष। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस शब्द निम्न में तत्सम शब्द बताना है। तो इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है? जमीन है, शून्य है, खुद है या फिर मजबूत है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, शून्य जो है यह तत्सम शब्द है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 16। निम्न में कौन सा अव्यय है? तो इनमें से अव्यय बताना है। क्या समाज है, खंड है, एक है या व्यवस्था है। इनमें से कौन सा अव्यय है? तो एक है जो यह अव्यय है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 17। भगवत भक्ति में संधि है। भगवत भक्ति में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है, स्वर संधि है, व्यंजन या फिर गुण संधि। तो भगवत भक्ति में विसर्ग संधि है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, भगवत भक्ति। हाँ, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 18। जिस मूल शब्द में विकार होने से क्रिया बनती है, जिस मूल शब्द में विकार होने से क्रिया बनती है उसे क्या कहते हैं?
तो उसे क्या कहते हैं? क्या धातु कहते हैं, क्रिया कहते हैं, मूल धातु या फिर यौगिक धातु? तो मूल धातु में विकार होने से जो क्रिया बनती है उसे यौगिक धातु कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। अनुकरणीय में लगा हुआ प्रत्यय है, क्या अनुप्रत्यय है, करणीय प्रत्यय है, ईय प्रत्यय है या फिर ईय प्रत्यय है? तो बताना है इनमें कौन सा प्रत्यय है। तो अनुकरण में ईय प्रत्यय लगा है तो अनुकरणीय हुआ है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 20। कवि और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? मिलान करना है। तो शिवराज भूषण जी का भूषण जी की रचना शिवराज भूषण है, सदरसायन देव जी की रचना है, परिमल जो रचना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का है, उद्धव शतक इनकी रचना नहीं है, भारतेंदु जी की रचना नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यह ऑप्शन गलत है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 21। प्रागैतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग है? तो प्रागैतिहासिक में उपसर्ग बताना है, क्या प्राक होगा या प्राग होगा, प्रा होगा या फिर प्रागैति होगा? तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें से ऑप्शन ए सही होगा, प्राक धन ऐतिहासिक, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। निम्न में से कौन सा ऊष्म व्यंजन है? तो ऊष्म व्यंजन बताना है कौन सा है। श, स, स, ये तालव्य श है, ये मूर्धा श, ये दंत श, ये अंतस्थ व्यंजन है, ये रल। लेकिन इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ऊष्म व्यंजन है जो ऑप्शन नंबर ए, श, स, श। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 23। निम्न में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। तो निम्न में से पुल्लिंग शब्द को बताना है, तो कौन से हैं? क्या वो पहिया है पुल्लिंग, सीता है, गीता है या फिर लिखावट? सीता गीता तो वैसे ही स्त्रीलिंग है, लिखावट अच्छी है इसमें भी स्त्रीलिंग है, लेकिन पहिया जो है ये पुल्लिंग शब्द है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 24। तुलसीदास किसकी कविता है? तो तुलसीदास किसकी कविता है बताना है, क्या मुक्तिबोध जी की है, निराला जी की है, श्रीधर पाठक जी की है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो तुलसीदास निराला जी की रचना है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, निराला। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 25। हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? तो हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं ये बताना है। तो क्या 15 हैं, 16 हैं, 18 हैं या फिर 21 हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 18। हिंदी में जो बोलियां हैं वो 18 हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, आप लोग देखते होंगे कि ये पहला दूसरा तीसरा फिर से आ जा रहा है। तो मैंने कई सीरीज से उठाया है, कई प्रैक्टिस सेटों से उठाया है प्रश्नों को, जो प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। तो देखिए पहला प्रश्न है इसमें, हिंदी शब्द में मूल स्वर कितने हैं? जो हिंदी शब्द है उनमें मूल स्वर जो हैं वो कितने हैं? तो 2 हैं, 4 हैं, 6 हैं या 7 हैं? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? आप लोग सोचने पड़ गए, लेकिन इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 4। मूल स्वर जो है वो अ है, ई है, ऊ है और री होता है। मूल शब्द स्वर यही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। निम्न में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। तो पुल्लिंग शब्द का चयन करना है, तो ऑप्शन नंबर ए संतान, विजय, शक्कर या वर्णन, बताना इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो बताइए। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा, वर्णन जो है वह पुल्लिंग शब्द है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम है। तो इनके अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? गबन है, रंगभूमि, मंगलसूत्र या फिर सेवा सदन? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा, मंगलसूत्र इनका अधूरा उपन्यास है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। छंद में गणों की संख्या कितनी होती है? क्या 4 होती हैं, 8 होती हैं, 2 या फिर 6 होती हैं? तो छंदों में गणों की संख्या 8 होती हैं, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 8, जिन्हें य माता राज भानसलगा के नाम से भी याद करने का एक ट्रिक है। यगड़ मगड़ तगड़ रगड़ जगड़ भगड़ नगड़ सगड़ जो होता है। तो आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 5।
संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के कितने भेद हैं? 4, 5, 6 या फिर 7? तो संज्ञा के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 5 भेद। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, अवलोकन में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? तो अवलोकन में कौन सा है? अव है, कन है, अ है या फिर अन है? तो अवलोकन में अव प्रत्यय अव उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 12, ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? दोस्तों आपको लग रहा होगा कि मैं इधर उधर से प्रश्नों को लिया हूँ। मैं कई प्रैक्टिस सेट से लेता हूँ प्रश्न। प्रैक्टिस सेट तो एक ही है, लेकिन जो प्रैक्टिस सेट हैं वो कई प्रैक्टिस सेट से लेता हूँ मैं, इसलिए क्रम वाइज नहीं आता है। तो बताना है इसमें कि कौन सा वर्ण जो है ज्ञ कौन से वर्णों के संयोग से बना है। क्या ज और य से, ज और य से, ज और य से, और ज और न से? इसमें भी हलंत है, इसमें भी हलंत है। बाकी ये दोनों तो गलत ही हो जाएंगे। और य से नहीं बना है, ये इया वाला य है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 13, रिक्शा शब्द किस भाषा का है? तो रिक्शा शब्द किस भाषा का है बताना है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अंग्रेजी का है, उर्दू का है, तुर्की का है या फिर जापानी का है? तो कौन से भाषा से लिया गया है रिक्शा शब्द? तो यह जापानी शब्द है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 14, भूगोल का विलोम है। तो भूगोल शब्द का विलोम क्या होता है? इतिहास होता है, ध्रुवगोल होता है, खगोल होता है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, खगोल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, दधि शब्द का तद्भव बताना है। जो दधि है इसका तद्भव क्या होगा? दूध होगा, घी होगा, खीर होगा या फिर दही होगा? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, दधि का दही होता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, एक तत्सम शब्द है उसको बताना है। तो तत्सम शब्द कौन सा है? अनहित है, विनती है, डाकिनी है या अटारी है? तो क्या शब्द होगा जो तत्सम है? तत्सम शब्द बताना है। इसमें तो डाकिनी दिया है, ऑप्शन नंबर सी। देख लेना दोस्तों, थोड़ा कन्फ्यूजन है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है। वैसे इस वाले प्रश्न में डी होगा, अटारी। अगला प्रश्न है मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है। तो मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या है? कुरंग है, केसरी है, भुजंग है या फिर तुरंग है? तो मृगेंद्र का केसरी है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 18, जानने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द। जो जानने की इच्छा रखता हो उसे क्या कहते हैं? क्या उसे जिजीविषा कहते हैं, जिज्ञासु कहते हैं, जिज्ञासा कहते हैं, ज्ञातज्ञ कहते हैं? तो जो जानने की इच्छा रखता है उसे जिज्ञासु कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, जिज्ञासु। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 19, दुस्साहस शब्द का उपसर्ग चुनिए। तो दुस्साहस शब्द में कौन सा उपसर्ग है? क्या दुस है, दुर है, दु है या श है? तो इसमें उपसर्ग है दुष। दुस दुर होता है ना, तो इसमें दुस लगा है, साहस में दुस उपसर्ग। अगला प्रश्न है 20 नंबर, हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है? तो प्रत्यय कितने होते हैं? 2 होते हैं, कृत और तद्धित। तो इसमें कृत प्रत्यय पूछा है तो कितनी संख्याएं होती हैं? क्या 28 होती हैं, 30 होती हैं, 40 होती हैं या फिर 50? तो 28 होती हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, कृत प्रत्यय 28 होते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है। अधिक समीप होना, कष्ट देना, अधिक प्रिय होना या फिर पालतू होना? तो आप बता सकते हैं, तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो नाक का बाल होना कुछ लोग तो कष्ट देना समझते हैं, लेकिन इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अत्यधिक प्रिय होना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, पावन में कौन सी संधि है? तो पावन में कौन सी संधि है? पौधन अन। तो इसमें संधि है ए, एचो आवा।
आज़ादी संधि। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 23। चंद्रशेखर में समास है, तो चंद्रशेखर शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि या कर्मधारय? तो चंद्रशेखर में बहुव्रीहि समास है। चंद्रशेखर यशः जो शिव शंकर जी के लिए रूढ़ है, तो बहुव्रीहि समास होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। पीपर पात सरिस मंडोला में मन क्या है? तो पीपर पात सरिस मंडोला में मन जो है उपमेय है या उपमान है, वाचक है या फिर साधारण धर्म है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यह उपमेय है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 25 जो इस सीरीज का अंतिम प्रश्न है। तो चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरिलंघ है, अंधे को सब कुछ दर्शाई। तो इसमें कौन सा अलंकार बताना है? कौन सा अलंकार है? क्या उपमा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, रूपक या फिर श्लेष अलंकार है? तो इसमें दोस्तों रूपक अलंकार है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, रूपक अलंकार। रूपक अलंकार ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों आज के प्रैक्टिस सेट में तो मैंने इतने प्रश्न लिए हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप मेरे वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए, नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए और बने रहिए मेरे साथ KVS PRT क्लियर होने तक। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय हिंद।